हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट याद। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रेस्पायरेशन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए थे, वहाँ पर हम लोग रेस्पायरेशन को जाने थे और इसके अलावा ब्रीदिंग को हमने जान चुके थे हम लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो रेस्पायरेशन है उसका टाइप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रेस्पिरेशन है वो मेनली आपका टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो है एरोबिक रेस्पायरेशन और सेकंड जो है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन जैसा कि वर्ड से ही, सेंटेंस से ही पता लग रहा है यहाँ पर आपको कि एरोबिक यानी एयर, यानी वैसा रेस्पायरेशन जो एयर, यानी एयर की बात करें तो मेनली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर संपन्न होता है तो इसे हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। यानी वैसा रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अकर्स होता है तो इसे हम लोग एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। सेकेंड जो है आपका है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, यानी रेस्पिरेशन जो एयर के एब्सेंस में, यानी एयर इन द सेंस जो आपका ऑक्सीजन है उसके एब्सेंस में अकर होगा तो उसे हम लोग एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। देखिए, तो ये था आपका टाइप्स एरोबिक और एनएरोबिक। अब हम लोग दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट जो है आपका एरोबिक रेस्पायरेशन उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है? द मोड ऑफ रेस्पायरेशन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये है आपका ग्लूकोज और ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहाँ पर आपको CO2, वाटर और ATP के रूप में एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज होना ही तो रेस्पिरेशन कहलाता है, बशर्ते यहाँ पर जो है एयर यानी ऑक्सीजन प्रेजेंस है। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उन सबों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन जहां पर ऑक्सीजन जो है एब्सेंस होता है तो इस कंडीशन में उनमें क्या होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो चलिए अब हम लोग जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसका जो स्टेप्स है, यानी जैसा कि यहाँ पर हमने अभी बता दिया क्या कि जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2, H2 और एनर्जी दिया, लेकिन ये प्रोसेस जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वो जो है स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स जो हैं उनसे हो करके ये जो है ब्रेकडाउन होता है ऐसा। तो इसे हम लोग स्टेप्स जो हैं उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। देखिए, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। जो फर्स्ट है आपका वो है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड जो है क्रेब्स साइकिल और थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो अब हम लोग 1 बाय 1 स्टेप्स जो हैं उन्हें जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेम जैसा कि यहाँ पर बता रहा है, ग्लाइको शब्द जो है ये स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस में जो है ये आपका ग्लूकोज है। देखिए, ग्लाइकोलिसिस जो है इसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन होता है और ये कन्वर्ट होता है पाइरूविक एसिड में या फिर पाइरूवेट में, और इसके अलावा यहाँ पर 2 ATP एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। ये है आपका ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है और ब्रेकडाउन के बाद जो है 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है।
जो कि 3 कार्बन का होता है। अब देखिए ये जो फर्स्ट जो स्टेप्स है यही आपका ग्लाइकोलिसिस, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। जितने भी हम लोग फूड जो है कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, फाइनली डाइजेस्ट होकर के वो ग्लूकोज के रूप में, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन होता है तो उसके पश्चात क्या आपको जो है ग्लूकोज मिलता है सिंपल फॉर्म। तो ये जो है ग्लूकोज आपको देखिए ग्लूकोज जो है ब्लड वेसल से होते हुए वो जाते हैं सेल में इंटर की, ये सेल है एक, सेल में इंटर कर गया। सेल जो है वहां पर साइटोप्लाज्म है सेल का, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है ग्लूकोज जो है वो पहले ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के तहत टूटकर पाइरुविक एसिड और 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है आप लोगों को। अब देखिए ये यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो है आपका है क्रेब्स साइकिल, तो उसे हम लोग देखते हैं। देखिए क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, जो पाइरुविक एसिड है या फिर पाइरुवेट, ये जो है अब साइटोप्लाज्म से वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। देखिए क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ये जो पाइरुवेट है ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ये देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। यहाँ पर इंटर करते ही क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो है कोएंजाइम पाए जाते हैं, नहीं कोएंजाइम ए है ये एक, जो कि पाइरुवेट से रिएक्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। और इसी दौरान ये आपका देखिए एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल ग्रुप जो है ऐड हो गया इसके साथ तो बना, और ये CO2 है यहाँ पर रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और अब देखिए ये एसिटाइल कोएंजाइम प्रोड्यूस हो गया, तो ये जो प्रोसेस होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही फॉर्म होता है। मैट्रिक्स जो है यहीं पर आपका ये प्रोसेस जो है चलता है। अब देखिए जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया मैट्रिक्स में, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है इंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। देखिए ये जो क्रेब्स साइकिल है इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर हैंस क्रेब, उनके द्वारा ये साइकिल जो है इसका खोज किया गया था। नहीं अब देखिए क्रेब्स साइकिल में इंटर करने के बाद क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है, ये देखिए ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये कन्वर्ट होता है। देखिए एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है तो यहां पर ये जो है OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करके ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और NADH FADH2, इनको हम लोग हाइड्रोजन कैरियर कहते हैं। यानी हाइड्रोजन को ढोने वाले हैं। इसके अलावा 2 ATP का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो ये प्रोसेस जो है आपका मैट्रिक्स में चलता है, यानी क्रेब्स साइकिल भी आपका कहाँ मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वहां पर ये चलेगा। तो ये था आपका सेकेंड स्टेप, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के पश्चात देखिए CO2 जो है वो रिलीज हुआ, 2 ATP जो है वो भी फॉर्म्ड हुआ, और इसके अलावा NADH और FADH2 हाइड्रोजन कैरियर बने। अब देखिए अब जो है आपका नेक्स्ट स्टेप है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, तो उसे हम लोग अब देख लेते हैं। देखिए अब जो है आपका NADH और FADH2 जो बना है, ये दोनों इंटर करते हैं ETC पाथवे जो है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसमें इंटर करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जो आपका एनर्जी जो है मैक्सिमम एनर्जी जो है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के पश्चात यहीं से रिलीज होता है, वो होता है 34 ATP।
यहाँ पर 34 ATP जो हैं वो रिलीज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो पाथवे है इसी से क्या होता है, यहाँ पर H2O जो है इसका भी फॉर्मेशन जो है इसी में होता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये आपका प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग जो सेकेंड टाइप्स है एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो इसे हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या फिर रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपली कह सकते हैं। देखिए तो ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, जैसे देखिए ह्यूमन की बात करते हैं तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन इनमें जो है रेयर होता है। इनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन तभी होता है जब ये ज़्यादा वर्क कर देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस के मसल्स में। तो देखिए जैसे ग्लूकोज है ये इंटर किया सेल में, ये एक सेल है, यहाँ पर ग्लूकोज जो है इंटर किया सेल में, और सेल में जो है ग्लूकोज जो है पहले पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो है दोनों का स्टेप है, एरोबिक और एनएरोबिक जो है दोनों में पहले ग्लूकोज जो है पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर पाइरुविक एसिड जो है वो पुनः ह्यूमन के मसल सेल में क्या होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें होता है लैक्टिक एसिड में, वो भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन यहाँ पर एब्सेंस है, और इसके अलावा 2 ATP एनर्जी भी रिलीज होता है। तो ये जो है बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला जो है आपका ये होता है, ये देखिए ये है आपका लैक्टिक एसिड। अब देखिए जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो मोस्टली जो है आपको बैक्टीरिया और फंगी में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर बोलें तो ये किस में होता है, बैक्टीरिया एंड फंगी में होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो अभी देखे हैं ये मसल सेल में होता है ह्यूमन के, नहीं अब देखिए जो बैक्टीरिया और फंगी जो हैं, जैसे फंगी की बात करते हैं एनसीईआरटी में आप लोगों का दिया गया है ये फंगी में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में, तो उसे हम लोग देखते हैं। देखिए ईस्ट में, ईस्ट क्या है एक फंगी है, इसमें अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है ग्लूकोज जो है पहले, ये स्टेप दो कॉमन है दोनों के लिए, ग्लूकोज जो है पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के तहत। इसके बाद पाइरुविक एसिड जो है वो सेल में क्या है ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है वो ब्रेकडाउन होता है उसका, और उसके बाद क्या बनता है आपका इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है। ये प्रोसेस जो है आपको ईस्ट में देखने को मिलता है, और इसे हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। फर्मेंटेशन हिंदी में किण्वन कहते हैं, यानी जो शुगर है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है इसे हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। ये जो है ईस्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये था आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है, और फिर पुनः जो है ये ह्यूमन के मसल सेल्स में जब ज़्यादा वर्क सच एज एक्सरसाइज कर दिए ज़्यादा, तो इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनता है ह्यूमन के मसल्स में, और जो ईस्ट होते हैं यानी फंगी जो है उसमें जो है इथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये था आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग जो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हम लोग डिफरेंस को देख लेते हैं कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए जो फर्स्ट डिफरेंस है आपका वो क्या है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो O2 के प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें ग्रेटर अमाउंट ऑफ यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होता है, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होता है। यहाँ पर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीटली रूप से होता है, और यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो इनकम्प्लीट रूप से होता है, कंप्लीटली नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये आपका साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दो साइट हैं यानी दो जगह है जहां पर संपन्न होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है केवल और केवल साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये जो है यहाँ पर इस एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसका जो एंड प्रोडक्ट है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो ऑब्टेन्ड होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो आइदर इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अलावा आपको मिल सकता है लैक्टिक एसिड। इसके अलावा एनर्जी जो है 2 ATP। तो ये है आपका डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन जो है यहां पर प्रेजेंट रहेगा और यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट। सेकंड जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और यहां पर क्या होगा इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। थर्ड जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होता है, और यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होता है। ये जो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और ये केवल साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट की बात करें तो एंड प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होता है, यानी 38 ATP एनर्जी रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसका एंड प्रोडक्ट जो है आपको इथाइल अल्कोहल मिलेगा, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी, नहीं एनर्जी जो है लेस अमाउंट में। इसके बाद आप जो हैं लास्ट एक एग्जाम्पल्स दे सकते हैं दोनों का। देखिए एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये जो है आपको मिलेगा जनरली बैक्टीरिया में एंड फंगी में। कभी जब भी रेयर में मिलता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल में होता है ह्यूमन में, तो जनरली जो होता है उसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल्स में। तो ये था आपका डिफरेंस एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप किया जाता है। तब तक के लिए थैंक्स।